नमस्कार और आप देख रहे हैं एसएम इन्फोग्राम। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे कि 4 साल जिनका एलएमसी में पूरा हो चुका है उन्हें फौज से निकाले जा रहे हैं। तो इस बात की क्या सच्चाई है और लीगल वैलिडिटी क्या है? आरबीआई गवर्नर का ऐसे कोई ऑर्डर है या नहीं, अगर है तो कहाँ तक वो सच है? ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जीएमओ एंड ईआर 2023 में जो नई एलिमेंट आया हुआ है इम्पेयरमेंट रिलीफ, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसको जो आपको मिलेगा कब तक मिलेगा, कब से मिलेगा। और दूसरा हम देखेंगे कि RIEB जो इम्पेयरमेंट रिलीफ, इम्पेयरमेंट जिनको हो जाता है, एलएमसी हो जाता है, उनका इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड होता है। ठीक है, ये असेसमेंट बोर्ड कब होगा, कैसे होगा, कौन इसको हेल्ड करेंगे और किनका कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है और इस बोर्ड का जो रिज़ल्ट है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलता है। कई बड़ी खबर यहाँ पे हम सर्विस नहीं करते हैं, नहीं कोई बड़ी खबर आपको देते हैं। तो दोस्तों, सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देख लेते हैं क्या कुछ है आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये इम्पेयरमेंट रिलीफ जो कि आपने देखे हैं कि ईआर एंड जीएमओ 2023 जब से लागू हुआ है, ठीक है, जब से ये ईआर एंड जीएमओ 23 लागू हुआ है, यानी कि 21 सितंबर 2023, जबकि लागू होते होते थोड़ा सा समय तो लग चुका था। एग्जैक्टली सितंबर 2023 से लागू नहीं हुआ, थोड़ा सा बाद में ही लागू हुआ। पर यहाँ सवाल ये नहीं है कि यहाँ पे मेन चेंजेस क्या हुआ है। देखिए, मेन चेंजेस ये है कि इम्पेयरमेंट रिलीफ करके एक नई एलिमेंट यहाँ लागू हो चुका है। और ये इम्पेयरमेंट रिलीफ है क्या, तभी हम समझ पाएंगे कि अभी जो सोशल मीडिया में आप देखे होंगे कि 4 साल में निकाले जा रहे हैं, तो क्यों निकाले जा रहे हैं, कैसे निकाले जा रहे हैं और क्या सभी को निकाले जाएगा या फिर कुछ परसेंटेज एलएमसी है उन्हीं को निकाला जाएगा। तो पहले जान लेते हैं कि इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या है। देखिए, इम्पेयरमेंट रिलीफ जैसे कि ईआर एंड जीएमओ 23 में बताया गया कि ये जस्ट लाइक एक डिसेबिलिटी पेंशन जैसे ही है, पर डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है, तभी तो इसका नाम भी अलग है, इम्पेयरमेंट रिलीफ है। नहीं तो ये भी डिसेबिलिटी रिलीफ रख सकते थे, है ना। इम्पेयरमेंट रिलीफ है, इसका मतलब कि ये पेंशन नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, दिस इज़ नॉट ए पेंशन, दिस इज़ जस्ट अ रिलीफ। अच्छा, आप बता सकते हैं आपको ऐसे कोई रिलीफ और कोई रिलीफ मिलता है? यस, मिलता है। आपको डियरनेस रिलीफ मिलता है, हर महीना में आपको डियरनेस रिलीफ मिलता है, जो कि हर 6 महीने में एक बार रिवाइज भी होता है, बढ़ता है, कम तो होता नहीं, है ना। डीए डीआर जो बढ़ जाता है, ये रिलीफ ही है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि ये इम्पेयरमेंट रिलीफ पेंशन नहीं है। ये डिसेबिलिटी पेंशन और इम्पेयरमेंट रिलीफ दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ, इसमें कुछ सिमिलरिटी है। तो क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट ए पेंशन, इस पर कोई डीआर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक रिलीफ है। तो इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ एप्लीकेबल नहीं है, तो रिलीफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है कि कैलकुलेशन इज सेम एज डीपी। डीपी यानी कि डियरनेस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन का जो कैलकुलेशन है, क्या कैलकुलेशन है, 100% अगर डिसेबिलिटी होता है तो 30% ऑफ लास्ट पे। ये इम्पेयरमेंट रिलीफ भी ऐसे ही है कि आपका अगर इम्पेयरमेंट रिलीफ मान लीजिए 100% है, इम्पेयरमेंट अगर आपका 100% है तो इम्पेयरमेंट रिलीफ आपको 30% ऑफ लास्ट पे मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसमें और एक सिमिलरिटी क्या है, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन में डिसेबिलिटी ब्रॉडबैंड होता है, 20% से लेकर के 50% तक ब्रॉडबैंड होकर के 50% मिलता है। आपका अगर 20% है तो ये सीधा ब्रॉडबैंड हो जाएगा 50%। जैसे डिसेबिलिटी पेंशन में हमने देखे होंगे, ऐसे ही एम्पावरमेंट रिलीफ में भी सिमिलर थिंग है, ठीक है। तो देखिए, इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें डीआर नहीं मिलता है क्योंकि ये पेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि
व्हाट इज़ द एडवाइजरी ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर। देखिए 6 दिसंबर 2024 को आर्मी हेडक्वार्टर ने एक एडवाइजरी निकाला है और उसके बाद ही बिल्कुल हड़कंप मच गया सोशल मीडिया में कि अब जिनका भी 4 साल हो गया वो सावधान हो जाइए, उन्हें फौज से निकाला जा सकता है। तो क्या ये सच है? हाँ दोस्तों, ये सच है, पर हर एक को नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, जो एलिजिबल है, जिनको मेडिकल बोर्ड ये पाएंगे कि ये फौज में रहने का लायक नहीं है, इनको नहीं रखा जा सकता है, इन्हें घर भेजना चाहिए, उन्हें ही केवल मात्र निकाला जाएगा। और एज़ पर देखिए ये जो लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, जो एडवाइजरी है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि एज़ पर डाटा हेल्ड ऑफ दिस हेडक्वार्टर ए लार्ज नंबर ऑफ जेसीओज आर अफेक्टेड बाय RIAB। मैं ये नंबर नहीं बता रहा हूँ, सिक्योरिटी के रीज़न से जेसीओज आर कितने अफेक्टेड है वो नहीं बताया जा सकता ओपन फोरम में। ठीक है, अफेक्टेड बाय RIAB विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स एज दे विल कंप्लीट मोर देन 4 years इन LMC। यानी कि 4 साल LMC में कंप्लीट होने वाला है बहुत सारे जवान और जिशु है। ठीक है, जो लोग अगले 1 साल का अंदर अंदर 4 साल का जो है ये पूरा हो जाएगा जिनका। ठीक है, अच्छा, adjudication of all these cases is to be conducted on completion of RIAB by respective record office। ठीक है, तो ये जो असेसमेंट का बोर्ड होगा, ठीक है, ये असेसमेंट का जो बोर्ड होगा एम्पायरमेंट रिलीफ का, ये कंडक्ट होता है MH में, और इसका जो फाइनल एडजुडिकेशन होगा वो रिकॉर्ड ऑफिस में। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिस से द केस व्हिच आर एंटाइटल्ड एम्पायरमेंट रिलीफ हैव टू बी कन्फर्म बाय PS7, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर में जाएगा, और रिजेक्ट होगा तो अपील भी होगा आर्मी हेडक्वार्टर से ही। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी एक चेन है। पहले आपको भेजा जाएगा नियरेस्ट सर्विस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ पे आपका RIAB होगा। आपका RIAB होने के बाद फिर रिकॉर्ड में जाएगा, फिर रिकॉर्ड से जाएगा कहाँ? आर्मी हेडक्वार्टर में जाएगा। और अगर आर्मी हेडक्वार्टर में तब जाएगा अगर आपको एम्पायरमेंट रिलीफ मिलना हो तो, यानी कि 20% से ज़्यादा है, एट्रीब्यूटेबल एग्रीवेटेड है, ऐसे केस है तो वो जाएगा कहाँ पे? आर्मी हेडक्वार्टर में जाएगा। ठीक है, आगे का और भी बहुत सारे प्रोसेस है, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो भी बताएंगे एक एक करके, वीडियो में बने रहिए। Hence there will be a huge number of cases and therefore preparation to proper handling all these cases be done in time to avoid delay, जिससे डिले ना हो, इस समय से सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया है। रिकॉर्ड ऑफिसर्स आर एडवाइज टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सच ऑल केसेस ड्यू इन नेक्स्ट 1 year and units be directed to process RIAB of all affected cases in scheduled manner for smooth conduct of RIAB by military hospital adjudication and confirmation to avoid delay and resultant representation। ठीक है, तो देखिए जिससे कि डिले ना हो, टाइमली सबको बेनिफिट मिले और सबका RIAB भी हो, जिनको डिस्पोज करना है डिस्पोज कर सके टाइमली। तो इसी काम के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर्स को एक एडवाइजरी भेजा गया ताकि ये जो प्रोसेस है RIAB का, ये प्रोसेस स्मूथ हो। ठीक है, अब देखते हैं ERN GMO 23 में ये RIAB का क्या कहा गया, जिस पर बेस करके आर्मी हेडक्वार्टर ने एडवाइजरी जारी किया। ठीक है, कि 4 साल जिनका हो गया उन्हें RIAB कराना है, और RIAB का रिज़ल्ट का बेसिस पे उन्हें घर भी भेजा जा सकता है या फिर रखा भी जा सकता है। तो देखिए पहले से लेते एम्पायरमेंट रिलीफ क्या है, ये अब मैंने आपको लगभग बता दिया, फिर भी एक बार बता देते हैं। देखिए एम्पायरमेंट रिलीफ आपको तब मिल सकता है अगर आपका जो LMC है वो एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा, और भी जो कंडीशंस है आप जानते हैं, सारी कंडीशन आपको फिलअप करना है। 20% मिनिमम आपका जो एम्पायरमेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ RMB। ठीक है, एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने लिस्ट किया, तो देखिए जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख सकते हैं, डिसेबिलिटी शुड बी एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? मिनिमम 20% असेस्ड बाय RMB होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है? ओनली रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड प्रीमेच्योर रिटायर्ड सोल्जर्स आर एलिजिबल। तो दो ही कैटेगरी का सोल्जर के लिए एम्पायरमेंट रिलीफ एलिजिबल है। एक तो है कि जिनका सर्विस पूरा हो चुका है, पूरा करके फौज आपको घर भेज रहा है, या फिर आप खुद डिस्चार्ज या टोन रिक्वेस्ट
प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहा है। ये इसमें इंक्लूड क्या है, शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अनविलिंग केसेस भी इसमें इंक्लूड है, वो भी डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट माना जा रहा है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ER&GMO 2023। और चौथा कंडीशन क्या है, डिसेबिलिटी पेंशन इज नॉट एप्लीकेबल टू सच सोल्जर, ऐसे सोल्जर को डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज नहीं होगा। पांचवा कंडीशन क्या है, शुड नॉट हैव बीन रिसीव्ड ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ IR अर्लियर। देखिए ये जो RIAB है, इसका बेसिस पे अगर आपको सर्विस पे रखा जाता है तो आपको एक ऑफर किया जाएगा कि आप कैपिटलाइज वैल्यू ले लें। ठीक है, वो कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, देखिए आप देख सकते हैं कि कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ ऑब्लिक लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ। तो ये कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ to be hereinafter referred as capitalized impairment relief is the commuted present value of the future payout of an accepted impairment relief liberalized and so relief calculated by adopting the current commutation table। ये क्या, जैसे कम्यूटेशन आपको मिलता है ना, कम्यूटेशन में देखिए आपका कम्यूटेशन फैक्टर 9 के आसपास रहता है। यानी कि 9 साल में जितना आपको हर महीना इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलना था एज ऑन डेट विदाउट ब्रॉडबैंडिंग, अगर मान लीजिए आपका 21% है तो 21% का जितना आएगा उतना ही आपको इम्पेयरमेंट मिलेगा। जबकि कैपिटलाइज नहीं होने से इम्पेयरमेंट रिलीफ नॉर्मल हर महीना का डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ लेते हैं तो उसका ब्रॉडबैंडिंग इफेक्ट मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट लेने से। और अगर आपको मान लीजिए फौज में रखा गया, ठीक है, तो रखा गया तो क्या है, उस समय आपको ऑफर किया जाएगा कि आप लमसम एक साथ एक मुश्त जो है आप पैसा ले लें, इम्पेयरमेंट रिलीफ आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ इम्पेयरमेंट रिलीफ लेने। तो इसमें क्या होगा, 9 साल में जितना पैसा, लगभग मैं बता रहा हूँ 9 साल में जितना इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलना था वो इकट्ठा आपको दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ RIAB। RIAB ने कह दिया कि आपका ये जो क्या कहते हैं डिसेबिलिटी है ये परमानेंट इन नेचर है। तो परमानेंट है तो और कोई डाउट नहीं रह जाएगा और आपको कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। और कितने साल के लिए होगा, लगभग 9 साल के लिए, क्योंकि कम्यूटेशन का जो हिसाब होता है उसी हिसाब से कम्यूटेशन फैक्टर के हिसाब से दिया जाएगा। और इसमें कोई DR एप्लीकेबल नहीं है, केवल मतलब बेसिक जितना आता है वही, क्योंकि इम्पेयरमेंट रिलीफ है ही ऐसी एक चीज़ जहाँ पे DR नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटलाइज्ड रिलीफ। पर देखिए इम्पेयरमेंट रिलीफ और कैपिटलाइज्ड वैल्यू इसमें क्या फ़र्क है। आर्म्ड पर्सनल हु फॉरगो द कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ, अगर आप वन टाइम पेमेंट सर्विस में रहते हुए जो आपको दिया जाता है इम्पेयरमेंट रिलीफ का बदले में, अगर वो नहीं लेते हैं तो आप जब पेंशन जाएंगे उस समय आपको हर महीना इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा विथ ब्रॉडबैंडिंग इफेक्ट। ठीक है, विथ ब्रॉडबैंडिंग इफेक्ट। और वो भी देखिए क्या होगा, आपका जब पेंशन रिवाइज होगा तो ये भी रिवाइज होगा। तो इसमें थोड़ा फ़ायदा ही है, वन टाइम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये 9 साल के लिए मिलेगा और इम्पेयरमेंट रिलीफ आपको ज़िंदगी भर के लिए मिलेगा, है ना। तो ये भी एक इसमें डिमेरिट है। ओके, अच्छा, कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ वाज ओरिजिनली अफॉर्ड जिस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से आपको मिलेगा, जो डिसेबिलिटी का ऊपर। ओके, सच इम्पेयरमेंट रिलीफ, लिबरलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ और पब्लिक वॉर इंजरी रिलीफ शैल बी पेड इन एडिशन टू द रिटायरिंग पेंशन। आपको नॉर्मल पेंशन भी मिलेगा जब आप पूरा सर्विस करके जाएंगे या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाएंगे, पेंशन भी मिलेगा और साथ साथ ये इम्पेयरमेंट रिलीफ भी मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट अगर लेते हैं तो। द एंटाइटलमेंट and assessment having already been settled by the competent authority based on retention cum impairment assessment board। ठीक है, ये रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड जो है RIAB, इसी का जो डिसीजन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको फौज में रखा जाएगा या फिर घर भेजा जाएगा। ठीक है, तो RIAB है क्या, व्हाट इज़ RIAB, रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। आप ध्यान से देख लीजिए, RIAB का फुल फॉर्म में है। तो ये क्या चीज़ है, इसका बेसिक कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। ये रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड shall be held in respect of armed forces personnel who are placed in low medical category for life to decide on their retention, invaliding out of service and the award of disability compensation। तो ये क्या है कि एक रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड ये है कि जो कि डिसाइड करते हैं आपका जब 4 साल हो जाता है, जब आपका LMC में आप 4 साल परमानेंट हो जाता है, जब रिकैट में जाते हैं तो डॉक्टर का ओपिनियन देता है कि आपको रखा जाएगा या फिर आपको इनवैलिड आउट किया जाएगा।
तो ये जो जब डॉक्टर का ओपिनियन का बेसिस पे एक बोर्ड किया जाएगा, ठीक है, वो बोर्ड फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि रिटेंशन का लायक है भी या नहीं। मेडिकल अथॉरिटी का जो ओपिनियन है और आपका जो काम है, ये सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए फिर RIAB जो बोर्ड होगा, एक मेडिकल अथॉरिटी का ही ये भी एक पार्ट है, वो बोर्ड फिर डिसाइड करेंगे कि आपको रखा जाए या फिर इनवैलिड करके घर भेजा जाए। तो ये कब शुरू होगा, आपका LMC परमानेंट जब 4 साल हो जाएगा तभी ये RIAB होगा। और RIAB का ऊपर आपका भाग्य जो है डिपेंड करता है कि आपको रखा जाएगा या घर भेजा जाएगा। अनपोसेस्ड पर्सनल हुज मेडिकल कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय ए रिक्लासिफिकेशन मेडिकल बोर्ड टू हैव रीच्ड finality or whose medical condition is subject to progressive deterioration or who are continued to remain in permanent low medical category over 2 classification cycles or 4 years, whichever is earlier, shall be classified low medical category for life। ठीक है, तो 4 साल का बाद डिसाइड हो जाएगा कि आपका मेडिकल जो कंडीशन है वो क्या है, फॉर लाइफ होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, या तो आपको रखा जाएगा या फिर आपको घर भेजा जाएगा। सच पर्सनल शैल बी कंसिडर्ड आइदर फॉर इनवैलिडिंग और रिटेंशन इन सर्विस बाय रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। ठीक है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड फिर डिसाइड करेंगे, RIAB जो कि डिसाइड करेंगे कि आपको रखा जाएगा या घर भेजा जाएगा। अब देखिए, ये RIAB होता कैसे हेल्ड होगा, कैसे RIAB का प्रोसेस होगा। रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड शैल बी हेल्ड इन एनी सर्विस हॉस्पिटल कमांडेड बाय ए ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट। ठीक है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोर्ड शैल बी द कमांडेंट ऑफ द सर्विस हॉस्पिटल। ठीक है, तो किसी एक सर्विस हॉस्पिटल में होगा और ऐसे हॉस्पिटल में होगा जहाँ कमांडेंट, जहाँ का जो हॉस्पिटल कमांडेड बाय ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट रैंक जो नेवल एंड एयरफोर्स का, इस रैंक का होना चाहिए। ठीक है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कमांडेंट ऑफ द हॉस्पिटल ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। द फाइंडिंग ऑफ ए रिटेंशन का इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड शैल बी अप्रूव्ड अलोंग द रेस्पेक्टिव मेडिकल चेन, यानी कि कई सारे चेन का थ्रू गुजरते जाएगा और हर जगह में अप्रूवल होगा। हाउएवर इट शैल बी कन्फर्म ड्यूली बाय द मेजर जनरल मेडिकल और इक्विवेलेंट इन अदर सर्विसेज इन द रेस्पेक्टिव कमांड हेडक्वार्टर्स। ठीक है, फिर फाइनल अप्रूवल कौन होगा, कमांड हॉस्पिटल में जो मेडिकल ब्रांच होता है हेडेड बाय एटलीस्ट मेजर जनरल होना चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट रैंक का होना चाहिए, वहीं से अप्रूवल होगा। रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट मेडिकल बोर्ड शैल नॉट बी कन्फर्म्ड बाय द एरिया ऑब्लिक सब एरिया हेडक्वार्टर, यहाँ से नहीं होगा, कमांड से ही होगा। पहले एरिया सब एरिया हेडक्वार्टर से आपका जो इंजरी रिपोर्ट का हिसाब से एट्रीब्यूटेबिलिटी फैक्टर डिसाइड होता था, पर अब ऐसे ये चीज़ें जो है RIAB नहीं होगा। RIAB के लिए क्या होगा, कमांड हेडक्वार्टर में एटलीस्ट मेजर जनरल और इक्विवेलेंट रैंक का एक ऑफिसर का ही अप्रूवल होना चाहिए। रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ कर्नल एंड अबव और इक्विवेलेंट इन अदर सर्विसेज विल बी हेल्ड इन अ हॉस्पिटल आउटसाइड देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई कर्नल रैंक का अफसर है, तो कर्नल रैंक का ऑफिसर्स का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एरिया का बाहर किसी हॉस्पिटल में करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये सिस्टम है। अच्छा, RIAB एंड रिटेंशन, देखिए रिटेंशन इन सर्विस डिस्पाइट डिसेबिलिटी, कई बार ऐसे होता है कि आपका डिसेबिलिटी है फिर भी आपको रखा जाता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में या तो आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ इम्पेयरमेंट रिलीफ जो पहले मैंने बताया वो आप चूज़ करें या फिर ना लें। ठीक है, आप नहीं भी ले सकते हैं, आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। लेने से नुकसान क्या है कि आपका मान लीजिए 20% दिया गया मेडिकल बोर्ड में, मिनिमम 20% होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल है, तो आपको 20% का ही बेनिफिट मिलेगा। और कितने साल के लिए, लगभग 9 साल के लिए, क्योंकि कम्यूटेशन फैक्टर के हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है और कम्यूटेशन फैक्टर 9 के आसपास होता है फौजी लोगों का, क्योंकि कम एज में रिटायर करते हैं आप। ठीक है, तो जिस समय आपका हो रहा है उस समय का जो है तो मैक्सिमम आपका 10 साल का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। मान लीजिए आपका 25 साल में आपका आप LMC हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 साल होगा, आपका 10 ईयर्स का मिलेगा, क्योंकि कम्यूटेशन फैक्टर 10 से ज़्यादा नहीं होगा आपका। तो ये सिंपल थिंग्स है और इस हिसाब से आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल सकता है या कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फर्गो भी कर सकते हैं। ठीक है, The assessment with regard to percentage of impairment in both injury and disease cases as recommended by the Invalidating Medical Board
retention cum impairment assessment board or release medical board read in conjunction with the guide to medical officers and duly accepted by competent appellate authority as the case may be, shall be treated as final for life except in the cases of impairment that are not of a permanent nature। ठीक है, जो परमानेंट नेचर का नहीं है उसको छोड़ करके बाकी जो परमानेंट नेचर का डिसेबिलिटी होता है इस केस में आपका 4 साल बाद जो RIAB होता है इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, आपको रखा जाएगा या फिर घर भेजा जाएगा। ठीक है, अब इफेक्ट क्या है देखिए, द असेसमेंट विद रिगार्ड टू परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट इन बोथ इंजरी एंड डिजीज केसेस में जो कि आपको बता दिया कि या तो आपको रखा जाएगा या फिर घर भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये था अपडेट, और आपको पता है कि डिसेबिलिटी पेंशन का जो बहुत सारे चेंजेस आया हुआ है ये ERN GMO 2023 इसको लेकर के स्पेशलाइज्ड वीडियो है इस चैनल में, आप देख सकते हैं। जो भी चेंजेस हुआ है, जो भी अपडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, इम्पेयरमेंट रिलीफ को लेकर के और फौजी पेंशन को, डिफेंस पेंशन को लेकर के, केवल वीडियो ही नहीं है, हमारा जो वेबसाइट है ESMinfoclub.com और सैनिकक्लब.com ये भी आप विजिट करते रहिए कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे सारे डिटेल्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्डर, आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स, पेंशन रूल, हर चीज़ आपको रिटन में मिलेगा, आप कभी भी पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो इसी बीच के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।